नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। विष्णुदेव साय भी आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्र आतंकी हमले से संसद भवन की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 आज लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के पूर्वोत्तर राज्यों में संपर्क सुविधा पर विशेष ध्यान देने से 9 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र का व्यापक विकास हुआ है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से राज्य के अनेक हिस्सों में ठंड बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। मनोनीत उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीप देवड़ा को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव साय को आज रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज दोपहर आयोजित होने वाले नवनियुक्त मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। समारोह स्थल पर 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। राज्यों के विभिन्न जिलों, मुख्यालयों, नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में भी एलईडी स्क्रीन लगाकर समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस आतंकी हमले को नाकाम करने वाले 9 सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश हमेशा इनका ऋणी रहेगा और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। राष्ट्रपति ने सभी प्रकार के आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि देश उनके साहस और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्र सुरक्षा कर्मियों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। संसद के दोनों सदनों ने भी आज वर्ष 2001 में संसद भवन की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सुरक्षा कर्मियों और अन्य शहीदों के अदम्य साहस को नमन किया और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने लोकतंत्र की नींव कमजोर करने की आतंकवादियों की साजिश नाकाम कर दी। दोनों सदनों में शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। केंद्र ने कहा है कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 82% की दर से बढ़ी है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण प्रभार ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, जो इस वर्ष बढ़कर 706 हो गई है। डॉक्टर पवार ने बताया कि एमबीबीएस की सीटों में 122% और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों में 127% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि नई एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय सेक्टर स्कीम के अंतर्गत 222 एम्स मंजूर किए जा चुके हैं। डॉक्टर पवार ने बताया कि जून 2022 तक 13 लाख से अधिक एलोपैथिक डॉक्टर स्टेट मेडिकल काउंसिल और नेशनल मेडिकल कमीशन में पंजीकृत है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कुल नामांकन वर्तमान वित्तीय वर्ष में 88 लाख से अधिक नामांकनों के 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। वित्त मंत्रालय ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि समाज में सर्वाधिक सुविधा वंचित वर्गों को पेंशन दायरे में लाने का ये प्रयास सभी बैंकों के अथक प्रयासों से संभव हुआ है।
अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ किया था। इस योजना विशेष रूप से निर्धन, सुविधा वंचितों और संगठित क्षेत्रों के कामगारों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके तहत 7 वर्ष की आयु से अंशदान के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की जीवन पर्यंत मासिक पेंशन दी जाती है। सरकार ने भारत नेट के अंतर्गत देश में 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन उपलब्ध कराया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर्स यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से बिछाई जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 4G सेवा प्रदान करने का काम कर रही है, जहां ये उपलब्ध नहीं है। श्री वैष्णव ने कहा कि 40,000 गांवों के लिए 4G टावर्स स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें अभी तक 4G सेवा नहीं पहुंची है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राजस्थान के कोटा में विद्यार्थियों की आत्महत्याओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बंद होनी चाहिए। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में 1,70,924 मौतें दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं के कारण हुई है, जिनमें से 1.2% मौतों की वजह परीक्षाओं में फेल होना था। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में ये प्रश्न उठाते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक अलग एजेंसी बनाई जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसे कोटा सिंड्रोम का नाम दिया गया है और कहा कि केंद्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक सलाह जारी की है। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी पहल को आगे ला रही है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 आज लोकसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करना है। अंतिम कर संग्रह विधेयक 2023 भी आज लोकसभा में पेश किया गया। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले 9 वर्ष के दौरान व्यापक विकास हुआ है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में संपर्क और बुनियादी ढांचा सुविधाएं बढ़ाने और शांति बहाली पर विशेष ध्यान दिया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास नीतियां तय करते समय यहां की संस्कृति, गरिमा और इतिहास को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम 64 बार पूर्वोत्तर की यात्रा की, जो इस क्षेत्र के प्रति उनका समर्पण दर्शाता है। श्री सोनोवाल ने कहा कि हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर में सड़क, रेलवे, उड़ान और जलमार्ग बुनियादी ढांचे में बुनियादी विकास हुआ है। हवाई अड्डों की संख्या पिछले 9 वर्षों में बढ़कर 17 हो गई है। उन्होंने कहा कि यहां सुशासन और शांति बहाल हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर अपने शासनकाल में पूर्वोत्तर की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस दौरान लोग पूर्वोत्तर राज्यों में आने से हिचकिचाते थे। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से अनेक भागों में ठंड बढ़ गई है। चमोली जिले के बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ओली और जोशीमठ में, जबकि उत्तरकाशी के हर्षिल और गंगोत्री में बर्फबारी की खबर है। कुमाऊं संभाग के बागेश्वर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों का आना बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य में मौसम सामान्य हो जाने का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने कल पश्चिम एशिया के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपात सत्र में संघर्ष विराम प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। इस मसौदा प्रस्ताव में इजरायल हमास युद्ध में मानवीय आधार पर तुरंत संघर्ष विराम लागू करने और सभी बंधकों को रिहाई करने की मांग की गई है। 193 सदस्यों की महासभा ने अपने विशेष सत्र में मिस्र द्वारा पेश ये मसौदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 153 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में, जबकि अमेरिका, इजरायल और ऑस्ट्रिया सहित 10 देशों ने विपक्ष में वोट दिया। अर्जेंटीना, यूक्रेन और जर्मनी सहित 23 देश मतदान से अलग रहे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा
कंबोज ने कहा कि भारत मौजूदा चुनौतियों का समाधान तलाशने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुटता की सराहना करता है। उन्होंने 7 अक्टूबर को इस्राएल पर आतंकी हमला, हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के प्रति चिंता, मानवीय संकट और गाजा में बड़े पैमाने पर लोगों के मारे जाने तथा लंबे समय से विवादित फलस्तीनी मुद्दे का समाधान तलाश जाने को मौजूदा चुनौतियों में शामिल किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।